Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of July 2024. तो गाइस आज है तारीख 28 जुलाई 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लाइबेरिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आप देख पाएंगे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपने बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1 ये बोलता है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट किया जाता है जिनको सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से रिकमेंडेशन मिलता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को देखते हुए एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ लोगों को रिजर्वेशन देता है हमारा संविधान। तो क्या कुछ ऐसा है, बताइए। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपने देखा होगा कल बहुत सारे अखबारों के अंदर में इस आर्टिकल्स के बारे में मेंशन किया जा रहा है, जहां पे बात हो रही है हंता वायरस के बारे में। तो हंता वायरस चूहों से फैलने वाला एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से अमेरिका में 4 लोगों की जान गई और इसको एक डेडलीस्ट रैट डिजीज़ का नाम भी दिया गया है। तो क्या है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, करंट समय पर इसको लेकर क्या सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं, इसका सिम्टम क्या हो सकता है, प्लस इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। कई बार प्रीलिम्स के अंदर में डायरेक्टली इस प्रकार से डिजीज़ को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कई सारे एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो हेंथा वायरसेस हैं ये खुद यहाँ पर एक फैमिली है अलग अलग वायरस की, जिसकी वजह से कई बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी हो सकती है या इंसान की डेथ तक हो सकती है। फिर बताया ये भी जाता है कि जो ये वायरस है इससे काफ़ी खतरनाक इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्पेशली लंग्स में हमारे। और वहीं पर लंग्स के साथ में अगर आप देख पाएंगे कफ होना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी होगी। कई बार ये इन्फेक्शन इतना गंभीर हो जाता है कि इससे किडनी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, किडनी की वजह से पेट में दर्द हो रहा है और कई बार किडनी फेलियर के इशू भी निकल कर आते हैं इस हंता वायरस की वजह से। ये जो हंता वायरस बीमारी है दोस्तों, ये कई सारे और भी बीमारियों की तरह देखने को मिल जाती है और अलग अलग प्रकार की बीमारियों को बॉडी में बनाती है, जैसे कि एचपीएस क्या है? हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। फिर उसके अलावा HFRS ये है हेमोरेगिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम। इस तरीके की प्रॉब्लम्स फैल सकती हैं बॉडी के अंदर में इस हंता वायरस की वजह से। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपसे पूछा जाए किसकी वजह से फैलता है ये वायरस, तो ध्यान रखिए चूहों की वजह से ये बीमारी फैलती हुई नज़र आती है। सवाल यह है बीमारी फैलती कैसे, इसका ट्रांसमिशन होता कैसे है? तो मेनली यहाँ पे जो चूहे हैं, हमारे रैट हो गए, माइस हो गए, है ना, इनमें ही यहाँ पर ये वायरस प्रेजेंट है जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। दूसरी बात, ये बीमारी जब इंसान में आती है तो इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती, ये अच्छी बात है, केवल चूहों से इंसानों में फैलती है। ये ध्यान रखिए। फैलती कैसे कि मान लो यहाँ पर कोई चूहा है जिसमें हंता वायरस प्रेजेंट है, वो इन्फेक्टेड रोडेंट है, इन्फेक्टेड चूहा है, उसका यूरिन हो गया, उसके ड्रॉपिंग्स हो गया, उसका जो सलाइवा हो गया, उसकी लार वगैरह हो गई, उसके कांटेक्ट में कोई इंसान आता है ना, और उसके यूरिन को कोई इनहेल कर लेता है, सूंघ लेता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो वायरस है उस इंसान के बॉडी में पहुँच जाएगा और वायरस बॉडी में पहुंचने के बाद में कई सारे प्रकार के लक्षण दिखाएगा, उसमें अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स नज़र आएंगे। अब सिम्टम्स कैसे कैसे नज़र आएंगे दोस्तों? सबसे पहले थोड़ा बुखार हो सकता है या बुखार तेज़ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि एक इंसान में इन्फेक्शन ज़्यादा है या बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा है या कम है, सॉरी। तो एक इंसान के लंग्स सबसे पहले बार देखे जाते हैं, वो ज़्यादा बुरी तरह से इन्फेक्ट तो नहीं हो चुके हैं,
क्योंकि इस इन्फेक्शन की शुरुआत ही दोस्तों बुखार से होती है, फिर सर में दर्द होने लगेगा, फिर आपके मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, फिर पेट में दर्द होने लगेगा, उसके बाद कफ होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, फिर किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, लंग्स में यहाँ पर कई सारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं दोस्तों, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के लिए। तो ये जो इन्फेक्शन, इसमें खतरनाक बात ये भी है कि ये बहुत जल्दी जल्दी भयानक तरीके से रूप ले लेता है। कई बार ऐसा होता है ना, कई वायरस धीरे धीरे करके असर दिखाते हैं अपना, यहाँ पर ये बहुत जल्दी भयानक रूप लेता है। कई बार लंग फेलियर भी हो सकता है, और लंग फेलियर की वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है। अभी हमने यूएस के अंदर भी 4 डेथ देखी हंता वायरस की वजह से। सवाल यह है कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उपाय क्या है। वैसे कोई भी अलग से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बनाया गया है इसके लिए, बट अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार के सिम्टम नज़र आते हैं, लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उसको थोड़ा मेडिकल केयर वगैरह दिया जाता है, ताकि वो इस तरीके से सीरियस बीमारी को अपने बॉडी में डेवलप ना कर ले। और एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फोकस किया गया है कि आधे से ज़्यादा लोगों में जब ये बीमारी फैलती है, स्पेशली अगर लंग्स तक पहुंच गई और एक बार लंग्स को इन्फेक्ट कर दिया, तो आधे से ज़्यादा लोगों की जान चली ही जाती है। उसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल है। फिर आपसे अगर पूछा जाएगा, बताइए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है हंता वायरस का? नहीं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बस खाली हम थोड़ा मेडिकल केयर देकर उस इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने आर्टिकल देखा, इसके पीछे का बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा देखा, ये सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। ऐसे और भी आर्टिकल डिस्कस करूंगा, सब में थोड़ा थोड़ा डेटा है, तो नोट्स बनाने की टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। और ये सभी डेटा एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है, जिसको प्रिंट आउट वगैरह भी आप कर सकते हैं, है ना। पीडीएफ प्रिंट आउट वाला यहाँ पे पूरा ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा ग्रुप में जो ये पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। दूसरी बात, ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर है करंट अफेयर्स का, तो टेंशन आपकी काफ़ी खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे पीडीएफ्स वगैरह डेट वाइज अरेंज हुए हुए हैं। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। आप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि हाँ मुझे कहाँ पर किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर ना। दोस्तों अगला आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग दोस्तों बात करने वाले नीति आयोग के बारे में। आपने कई बार सुना होगा ये नीति आयोग होता क्या है, कैसे काम करता है। आज कंप्लीट डिस्कशन होगा, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हुआ क्या, नीति आयोग की मीटिंग चली। उस मीटिंग के अंदर में प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को, सभी जो राज्य सरकार है उन सबको बुलाया था कि सब मिलकर यहाँ पे वर्क करेंगे, क्योंकि नीति आयोग हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है, जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करें, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों प्रमोट करता है। लेकिन हुआ क्या, जो ओपोजिशन पार्टी है या जो पूरा अलायंस आपको देखने को मिलेगा, उस अलायंस में से जो ममता बनर्जी हैं, केवल वही यहाँ पर प्रेजेंट हुई थी। इस ओपोजिशन ब्लॉक में केवल ममता बनर्जी यहाँ पर इस नीति आयोग की मीटिंग में आई। बाकी यहाँ पर अपनी रूलिंग पार्टी के सभी यहाँ पर लीडर्स आपको नजर आएंगे। तो ममता बनर्जी आई और कुछ समय बाद यहाँ पर वो इस मीटिंग को छोड़ के चली भी गई। जब बाहर गई तो यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया मीडिया के अंदर में कि मेरा माइक बंद कर दिया था, मुझे बोलने नहीं दिया गया, बाकी मिनिस्टर्स को बोलने दिया जा रहा है, बस मैंने 5 मिनट बोला, उसके बाद माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। इस तरीके का उनका स्टेटमेंट था। खैर जो भी है, उन पॉलिटिकल सिनेरियोस को हटाते हैं और अपने काम की बात, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ ये, लोकसभा के इलेक्शंस हमने देखे। अब इलेक्शन के बाद में आपको पता है कि जो सरकार है वो अभी यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो है वो बीजेपी ही है। उसके अलावा कई सारी सीट्स अब की बार ओपोजिशन पार्टीज़ को भी मिली है, उनकी सीट्स में बढ़ोतरी हुई है, नो डाउट फैक्ट है ये। तो होता क्या है, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है, और ये जो मीटिंग है ये सैटरडे में हुई, जिसमें बीजेपी के जो सभी लीडर्स हैं वो प्रेजेंट थे। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी थे, है ना। मतलब जितने भी लोग हैं सरकार के अंदर वो सब प्रेजेंट थे।
बाकी सभी स्टेट के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी बुलाया गया था, बट उनमें से ओपोजिशन जो लीडर्स स्पेशली उसमें से केवल ममता बनर्जी प्रेजेंट रहीं। ठीक है, बाकी पीएम मोदी ने अपनी स्पीच दी यहाँ पर, और उस स्पीच में यहाँ पर विकसित भारत का जिक्र किया कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड इंडिया चाहते हैं, और ये डेवलप्ड इंडिया तभी हो पाएगा क्योंकि अभी हम क्या हैं, एक केवल डेवलपिंग कंट्री हैं, लास्ट में आईएनजी लग जाता है। तो डेवलपिंग कंट्री बेसिकली लगातार काम कर रही है अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। तो विकसित भारत बनेगा कैसे, जब सभी स्टेट्स और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करेगी। हमारे सभी राज्य सरकारों का कंबाइन एफर्ट्स चाहिए, ये बात यहाँ पर पीएम मोदी इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर मेंशन करते हैं। विकसित भारत 2047 ये एक बहुत बड़ा एम्बिशन है, हर एक भारतीय का यहाँ पर एम्बिशन है कि हाँ, भारत भी एक डेवलप्ड कंट्री बने, विकसित भारत बने, और इसमें हमारी अलग अलग जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सब मिलकर एक अहम रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट होंगे लोगों के साथ में, लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कशंस करे जाएंगे। ठीक है, बाकी ममता बनर्जी वाला जो इशू है वो मैंने आपको बता दिया, इसको यहाँ पे कट कर दो, ये हमारे काम का है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस आर्टिकल को देखते हैं तो कुछ भी हमारे भी काम का नहीं मिलेगा, है ना, कि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली कुछ पूछा जाएगा। यहाँ से इस आर्टिकल से कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आर्टिकल से कुछ पूछा गया तो वो है नीति आयोग, और नीति आयोग के बारे में हर एक बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। क्या है नीति आयोग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, प्लस इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन व्यक्ति होते हैं, किस लिए लेकर आया गया, इसका इतिहास क्या है, क्यों लेकर आया गया। फिर एट द लास्ट आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी आ रही है आर्टिकल में, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए एक एक करके जितने भी मैंने सवाल करे हैं सभी सवालों के उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को चेंज करने के लिए इस प्रकार की एक संस्था बनाई गई, एक प्रीमियर पॉलिसी है, भारत सरकार का थिंक टैंक। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, संविधान में इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, आगे बताऊंगा इसके बारे में, हर एक फैक्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों नीति आयोग का जो मेन मिशन है, मेन कोर मिशन क्या है? भारत को डेवलप करना, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लेकर आकर भारत को विकसित बनाना, ये मेन टारगेट है। क्वेश्चन ये है नीति आयोग को कैसे स्टेब्लिश किया गया, बनाया कैसे गया? तो भारत सरकार ने सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं भारत के विकास की, तो क्या पहले बात नहीं करते थे नीति आयोग से पहले? नीति आयोग तो नया नया है, साल 2014 में बनाया गया था, तो पता होना चाहिए दोस्तों पहले भी ऐसे डिस्कशंस होते थे। लेकिन 2014 से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, याद होगा, अपने इकॉनमी में पढ़ा होगा। तो भारत सरकार ने शुरुआत में प्लानिंग कमीशन बनाया था मार्च 1950 में, ताकि हमारे देश की जो पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है उसको अच्छे से देखा जा सके, कहाँ कहाँ पर क्या सुधार हो सकते हैं वो देखा जा सके, और उसके बेसिस पे 5 ईयर प्लान्स लाया जाया करते थे, याद होगा, 5-5 साल के लिए प्लान्स आते थे, पढ़ाए ना 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि जो ये प्लानिंग कमीशन था ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। शुरुआती तौर पे तो बढ़िया था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे इस पर कई सवाल उठने लगे, लगातार क्रिटिसिज्म होने लगा, आलोचनाएं होने लगी कि प्लानिंग कमीशन ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, ज़्यादा केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ है, यहाँ पे किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात ही नहीं हो रही है, ना ही सही से वो हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। ऐसे फिर यहाँ पर दोस्तों एलिगेशंस लगने शुरू हुए। जब ये कुछ ज़्यादा बड़ा लेवल पे मामला उठ गया तो उसके बाद दोस्तों प्लानिंग कमीशन को ही ख़त्म कर दिया गया हमारी केंद्र सरकार के थ्रू, और प्लानिंग कमीशन ख़त्म होता है 13 अगस्त 2014 में, समाप्त हो गया प्लानिंग कमीशन। अब कोई प्लान्स वगैरह, 5 ईयर प्लान्स वगैरह रिलीज़ नहीं होंगे, समझ गए? तो प्लानिंग कमीशन ख़त्म करने के बाद इसी की जगह पर जो नई बॉडी बनाई गई वो है नीति आयोग, समझ गए? एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा था, याद होगा, कि बताइए नीति आयोग बनाया गया है कौन से कमीशन को हटा के? तो प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बनाया। और नीति आयोग को कब बनाया गया दोस्तों? 1 जनवरी 2015 में पूरी तरह से रेडी किया गया प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके। अब प्लानिंग कमीशन की तरह ही मेन पर्पस, इसका काम वही है। नीति आयोग को हमने एज अ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन बनाया, और नीति आयोग जब बनकर आया तो ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना, इसके बारे में संविधान में कोई जिक्र नहीं है, तो संवैधानिक बॉडी भी नहीं है ये, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इसको क्रिएट नहीं किया गया, ना ही कोई ये स्टैचुरी बॉडी है, यानी किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से भी इसको नहीं बनाया गया है, ना ही किसी कानून के माध्यम से बनाया गया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बनाया गया। तो ये इस तरीके की बॉडी, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या बताइए नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैचुरी बॉडी है? आप कहोगे दोनों में से कोई सी भी बॉडी नहीं है, ठीक है। अब जब नीति आयोग बना तो इसमें कई सारे लोग चाहिए भाई, ऑब्वियस ही बात है इस कमीशन को चलाने के लिए। तो इसके अंदर में कौन कौन से पूरे लोग होते हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये ज़रा सुनिए।
कॉम्पोजिशन दोस्तों इसके अलग अलग प्रकार से हैं। एक तो परमानेंट कॉम्पोजिशन भी है, आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले ये समझिए। नीति आयोग में सबसे पहले एक चेयरपर्सन होता है, और वो चेयरपर्सन कौन होगा? वो होंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो एक ऑफिशियल चेयरमैन होंगे, नहीं प्रधानमंत्री के पद पे भी सर्व करेंगे और वो नीति आयोग के चेयरमैन भी रहेंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल होता है, ध्यान रखिए दोस्तों। अब इस गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है? गवर्निंग काउंसिल में सबसे पहले आते हैं सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, राज्य सरकार केंद्र सरकार साथ मिलकर डेवलपमेंट करें, काम करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ पे एक गवर्निंग काउंसिल में इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज भी हैं, है ना, स्टेट तो हैं ही, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अब यूनियन टेरिटरीज दो प्रकार की हैं भारत के पास में, एक तो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है और एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है। विद लेजिस्लेचर जिनके पास में अपनी विधानसभा है, मुख्यमंत्री होता है, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी लेकिन अपना सीएम है, पुडुचेरी जम्मू कश्मीर, तो ऐसी यूनियन टेरिटरीज को भी यहाँ पर इस गवर्निंग काउंसिल में कवर किया जाता है। ठीक है, उनके चीफ मिनिस्टर को कवर किया जाता है, प्लस ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनके पास में लेजिस्लेचर है उनके मुख्यमंत्री आ जाएंगे इसमें, और ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनमें यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं होता, यानी जिनका लेजिस्लेचर नहीं है, वो क्या होगा, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो उन यूनियन टेरिटरीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे कवर किया जाता है, यानी हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ को कवर किया गया। समझ गए? तो ध्यान रखिए, इस नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्लस यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर के मुख्यमंत्री, प्लस यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, इनको मिला के गवर्निंग काउंसिल बनता है। अब देखिए दोस्तों, नीति आयोग कभी कभी रीजनल काउंसिल्स पर भी काम करता है जब एक स्पेसिफिक एरिया की बात हो रही हो। खैर ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है, लेकिन इसमें इतने सब लोग होने के बावजूद भी कुछ लोगों को स्पेशली इनवाइट भी किया जाता है। अच्छा, कैसे? तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नॉमिनेट करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को, या कुछ और प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है ना, तो उनको भी यहाँ पे इस नीति आयोग में थोड़े समय के लिए स्पेशल तौर पर इन्वाइट कर लिया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आगे आते हैं। ये तो मैंने आपको कॉम्पोजिशन बताया। अब नीति आयोग में एक बार क्या होता है, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल भी काम करती है। फुल टाइम यानी कि जिसमें परमानेंटली यहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, है ना। फुल टाइम और पार्ट टाइम वाला कॉन्सेप्ट भी है दोस्तों इसमें। अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। नीति आयोग का जो फुल टाइम जो कंप्लीट तरीके से काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो उसमें चेयरपर्सन अगेन प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्लस इसमें चेयरपर्सन के साथ साथ एक वाइस चेयरपर्सन भी होता है। तो वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? जिसको अपॉइंट करेंगे हमारे खुद अगेन प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे, और वो जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी का व्यक्ति होना चाहिए। तो ये दोनों जो हो गए। उसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स में दोस्तों यहाँ पे कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक के हैं, प्लस पार्ट टाइम मेंबर्स भी इसमें होते हैं। ध्यान रखिए, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं जो थोड़े समय के लिए हैं, और पार्ट टाइम मेंबर्स में मैक्सिमम 2 व्यक्तियों को लिया जाता है, कुछ लीडिंग यूनिवर्सिटी से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, या दूसरे और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से। और जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं ये रोटेशन पे होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि पार्ट टाइम है, नाम से पता चल रहा है, परमानेंट नहीं है। फिर यहीं पर इस फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। मैक्सिमम 4 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जिनको हमारे प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। फिर इसी का एक सीईओ बनाया जाता है, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी अपॉइंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। एक फिक्स टेन्योर के लिए एक फिक्स समय होता है कि इतने समय के लिए सीईओ बनेगा, और जो सीईओ होगा वो अगेन हमारे भारत सरकार में रैंक ऑफ सेक्रेटरी का व्यक्ति होगा। प्लस इसका एक हेडक्वार्टर बना सकते हैं जब जब हमें ज़रूरत लगे, जब जब हमें नेसेसरी लगे। तो ये यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स हो गए जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। आपसे नीति आयोग के कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा जाए तो ये सभी बता सकते हैं। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के बारे में पूछा जाए तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। बाकी नीति आयोग का उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वैसे आपको ये पता चल ही चुका है, देश के डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस करना। उसके अलावा जो हमारे देश का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म बता ही चुका हूँ, संघवाद का ढांचा, तो इसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, बढ़ावा देना। जहाँ पे हम राज्य सरकारों की सुन रहे हैं, सभी राज्य सरकारों को बुला रहे हैं, केंद्र सरकार है, चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, कोई बात नहीं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ पर देश को डेवलप करने की है। वो स्पेशल फोकस है नीति आयोग का, समझ गए। उसके अलावा नए नए इनोवेशंस को लेकर यहाँ पे काम करना। उसके बाद एक स्पेशल अटेंशन ऐसी सोसाइटी पर देना जिनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहे हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के। बाकी इनोवेशन और ये सब एक्स्ट्रा सपोर्टिव सिस्टम ये बता ही चुका हूँ। टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर स्पेशल फोकस करना, ये सभी उद्देश्य होता है हमारे नीति आयोग का।
अब जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, नीति आयोग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि नीति आयोग का काम ही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करा जाए, बढ़ा जाए। हमारे जितने भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो टीम इंडिया की तरह काम करें, साथ में मिलकर नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर में स्पेशल फोकस रखें, साथ मिलकर। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जा रहा है, यहाँ पे मीटिंग्स हमारे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी चीफ मिनिस्टर्स में हो रही हैं, तो ये सब कदम हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं। क्लियर हो गया? तो इतना दोस्तों नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से यहाँ पे इन सभी प्रश्न के उत्तरों को दे पाओगे। जैसे आप यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने बोला पूरी मीटिंग वगैरह हुई। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट दिए गए बातचीत करने के लिए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ सबको 10 से 12 मिनट दिए गए बोलने के लिए। जब ममता बनर्जी को टाइम दिया गया तो केवल 5 मिनट दिया गया और उसके बाद यहाँ पर उनके माइक को बंद कर दिया गया, ऐसा इन्होंने मीडिया में क्लेम किया। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर पीआईबी फैक्ट चेक है, पीआईबी फैक्ट चेक ने इस पूरे क्लेम को इन्वेस्टिगेट किया और यहाँ पे बताया कि ममता बनर्जी जो भी यहाँ पर क्लेम कर रही हैं वो मिसलीडिंग है, गलत है, ऐसा नहीं है, उनको प्रॉपर टाइम दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों अगला आर्टिकल भी हमारे बहुत काम का है और इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली पेज नंबर 1 पर ही आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। अभी ना बहुत सारी खबरें चल रही थी कल कि प्रधानमंत्री यूक्रेन को भी विज़िट कर सकता है। अभी आपको पता होगा थोड़े दिन पहले वो रशिया के विज़िट पर गए थे, रशिया के विज़िट से आए और अब यहाँ पे वो यूक्रेन को विज़िट कर सकते हैं। देखिए ये अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बस खाली यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि हाँ इनकी विज़िट हो सकती है। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो प्लानिंग है वो ये चल रही है कि 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन बेसिकली जो लंबे समय से रशिया के साथ में युद्ध में फंसा हुआ है और इस युद्ध के बाद जितना भी यहाँ पर मतलब कह सकते हो यूक्रेन के अंदर में बर्बादी हुई है, लोगों की जान गई है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है यूक्रेन में, तो उसके बाद पहली बार यहाँ पर पीएम मोदी यूक्रेन में जाएंगे। ठीक है, कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने कंफर्म किया बट ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं है। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की यहाँ पर रिएक्ट करते हैं शार्पली इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा पीएम मोदी मॉस्को गए थे, यानी रशिया गए थे पिछले महीने। तो वहाँ पर ये पूरा यूक्रेन भारत के खिलाफ खड़ा था कि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद में रशिया को इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, रशिया यूक्रेन में मासूम लोगों की जान ले रहा है। इस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर कई बार क्वेश्चनिंग भी हुई। तो यहाँ पे बोला गया कि नेक्स्ट हो सकता है वो यूक्रेन को विज़िट करें, लेकिन ये बात खुद जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं हमारे इंडिया के अंदर में, उन्होंने खुद बोला है कि देखिए एक बढ़िया मीटिंग, एक पोटेंशियल हो सकता है इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर में, बट हम भी यहाँ पर इसमें कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते कंफर्म तरीके से, क्योंकि इसको लेकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तब हम भी कंफर्म करके बताएंगे। अब फिलहाल जो भी होगा समय के साथ में पता चल जाएगा कि हाँ पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े दिनों बाद जो ये रिपोर्ट्स है वो कंफर्म हो जाएंगी। बट करना क्या है, क्या एग्ज़ाम में इस आर्टिकल से कोई चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों? नहीं, एग्ज़ाम में यहाँ पर इस आर्टिकल से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे, जो कि इस करंट न्यूज़ में नहीं है। बस खाली आपने खबर पढ़ ली। अब इस खबर को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिलेबस से लिंक करना होगा। और सिलेबस से लिंक करने के लिए आपको जीएस पेपर नंबर 2 में जाना होगा, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में, और उसी इंटरनेशनल रिलेशन में आपको भारत और यूक्रेन के संबंध को पढ़ना होगा। हमने भारत और रशिया के संबंधों को कई बार पढ़ा है डिटेल से, डिफेंस में कितना हेल्पफुल है रशिया, ये सब कुछ हमने बहुत पढ़ा है, कई बार नोट्स बनाए हैं, कई बार आपने आंसर राइटिंग की है। लेकिन क्या इंडिया यूक्रेन के रिलेशन को आपने पढ़ा है? अभी तक बहुत कम ही पढ़ा होगा, ना के बराबर पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं भारत और यूक्रेन के रिलेशन कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लोकेशन देख लो, ये रहा यहाँ पर यूक्रेन, ठीक है, और ये रहा यहाँ पर ऊपर बगल में इसके रशिया है। रशिया लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ में। यूक्रेन की कैपिटल यहाँ पर है कीव। नीचे ये वाला रीजन पर ध्यान रखना, ये जो मैंने येलो कलर का पोर्शन कवर किया है ना, ये है आपका क्रीमिया। और जो क्राइमिया वाला रीजन है इसको साल 2014 में रशिया ने हथिया लिया, रशिया के कैप्चर में है दोस्तों ये क्रीमिया वाला रीजन। बाकी एक लंबी नदी है नाइपर नदी, जो कि इस पूरे यूक्रेन को क्रॉस करती है। कई सारी कंट्रीज़ है जो यूक्रेन के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। अच्छा, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ऊपर बेलारूस है, बगल में पोलैंड है, देन स्लोवाकिया है, देन मोल्दोवा है, देन उसके बाद रोमानिया है, एंड देन इधर यहाँ पे रशिया आपको नज़र आएगा। नीचे यहाँ पर सी ऑफ एजोव है, ये भी ध्यान रखेगा, और फिर यहाँ पर ब्लैक सी है। ये सभी पर्टिकुलर रीजन्स है जो यूक्रेन के आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं।
अब यहीं पर एक बात और पता होना चाहिए दोस्तों, बात यहाँ पे हम कर रहे हैं 1991 की। 1991 से पहले के समय अगर हम देखें तो जो करंट समय पर रशिया है ना, वो सोवियत यूनियन हुआ करता था, यानी कि यूएसएसआर हुआ करता था और बड़ा सा देश हुआ करता था। लेकिन दोस्तों 1991 में यही यूएसएसआर टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, और इस ब्रेकडाउन होने के बाद में इस यूएसएसआर में से बहुत सारे देश बने, लगभग 15 कंट्रीज़ बनकर आई। और जब वो यूएसएसआर टूटा तो उसी में से दोस्तों यूक्रेन नाम का एक देश बनकर आया। तो कहने का मतलब है यूक्रेन एक समय पर वही सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, जो जब टूटा तो टूटकर सबसे बड़ा देश रशिया बना और उससे निकलकर कई सारे और भी देश बनकर आए। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर सोवियत यूनियन से टूटकर यूक्रेन बनकर आता है और रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन एज अ सोवरन कंट्री बनकर आती है, तो दोस्तों भारत ने पहले ही साल में 1991 में ही यूएसएसआर टूटा और 1991 के साल में ही दिसंबर में भारत ने यूक्रेन को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया। हमने पहचान दी, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन एज अ देश हम एक्सेप्ट कर रहे हैं पहले ही साल में। ये इंपॉर्टेंस है दोनों के संबंधों का। और ध्यान रखिए, जो इंडिया की एम्बेसी है ये यूक्रेन में अगले ही साल, यानी कि यूक्रेन बना उसको एज अ कंट्री एक्सेप्टेंस दे दिया गया 1991 में, और 1992 में अगले ही साल, वो भी मई के महीने, यानी कुछ ही महीनों बाद, भारत ने अपनी एम्बेसी खोल दी कीव के अंदर यूक्रेन में। और यूक्रेन ने अपना खुद का मिशन, अपना एम्बेसी खोल दिया भारत में उसके अगले साल 1993 में। इस तरीके से साल ब साल रिलेशंस मजबूत होते चले गए। भारत और यूक्रेन दोनों आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस को आपस में एंजॉय करते हैं। एजुकेशन, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्लस स्पेस कॉपरेशन, इन सभी सेक्टर्स के अंदर में दोनों देश मिलकर काम करते हैं। फिर बात आती है दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस की। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, हमारा डिफेंस रिलेशन रशिया के साथ में रेलिवेंट है। रशिया से बहुत सारे हथियार हम परचेज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसा ही दोस्तों नज़ारा यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट का बहुत बड़ा सोर्स बना है भारत के लिए। जब से यूक्रेन आज़ाद हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो यूक्रेन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भारत के लिए R-27 एयर टू एयर मिसाइल बनाई, और ये मिसाइल आज भी यहाँ पर हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है अपने Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अंदर में। तो यूक्रेन की मिसाइल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंडिया भी करंट समय पर अब वेपन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। तो हम भी वेपन सप्लाई करते हैं यूक्रेन के अंदर में, जिससे क्या हुआ, दोनों देशों के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो साल ब साल मजबूत होते चले गए। अब बात आती है व्यापार की। तो व्यापार को दोस्तों अगर आप देखते हो तो भारत यूक्रेन के लिए एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। कहने का मतलब है यूक्रेन भारत को बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करता है। अगर हम पूरे एशिया पैसिफिक में देखें तो भारत यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और पूरे दुनिया में देखें तो यूक्रेन के लिए हम 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन माने जाते हैं। तो यूक्रेन के लिए भी भारत बहुत ज़रूरी है, समझ गए। बाकी भारत भी कई सारी प्रकार की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स, वो भी यहाँ पे यूक्रेन में करता है। बाकी दोनों देशों के कल्चर रिलेशंस की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पर 30 से ज़्यादा जो यूक्रेनियन कल्चरल एसोसिएशन है या ग्रुप्स हैं वो देश भर में फैले हुए हैं, है ना, जो इंडियन डांसेस को प्रमोट कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर में। यहाँ पे 18,000 से ज़्यादा भारत के स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली मेडिसिन की फील्ड में है ना। प्लस इंडियन बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स आपको देखने को मिलेंगे जो यूक्रेन में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या एजुकेशन सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पर कल्चर, जिस बेसिस पे दोनों देशों के बीच में कल्चर भी बहुत ज़्यादा गहराई से एक्सचेंज होता हुआ नज़र आएगा। फिर बात आती है दोनों कंट्रीज़ के चैलेंजेस के बारे में। दोनों देशों में कुछ इशू भी, कुछ समस्याएं भी पिछले कुछ समय पर देखने को मिली। समस्या यही है कि रशिया यूक्रेन का विवाद, क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया के साथ में भी ज़्यादा अच्छे हैं यार, यूक्रेन के साथ में भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये दोनों देश आपस में भिड़ गए, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी तब जब साल 2014 में रशिया ने यूक्रेन का क्राइमिया वाला हिस्सा कब्जा लिया। अभी मैंने जो मैप में दिखाया था, इस वजह से मैंने पहले ही मैप में दिखा दिया। तो इसकी वजह से भारत दुविधा में पड़ गया, यार हम इसे सपोर्ट करें या इसे सपोर्ट करें, दोनों हमारे लिए रेलिवेंट हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर रशिया धीरे धीरे करके क्या करने लगा कि जो भी कंट्रीज़ यूक्रेन के साथ में रिलेशन मेंटेन कर रही है और उस कंट्री के रशिया के साथ में भी संबंध अच्छे हैं, तो रशिया कहीं ना कहीं उस पर ऑब्जेक्शन उठाने लगा। ठीक है कि यार आप हमारे साथ में रिलेशन अच्छे कर रहे हो, उनके साथ में भी कर रहे हो। अब क्या हुआ, आज भी यहाँ पे दोस्तों इस ट्रबल पे हम लोग फंसे हुए हैं, इस प्रॉब्लम पे हम लोग फंसे हुए हैं। तो यही बोला जा रहा है कि अभी देखा कि पीएम मोदी गए थे रशिया के विजिट पर। अब एक एक्सपेक्टेशन माना जा रहा है एक बड़ी डेंजरस विजिट हो सकती है जो यूक्रेन की विजिट करेंगे 23 अगस्त को। ऐसा माना जा रहा है कि विजिट हो सकती है 23 अगस्त को।
तो अगर होगी तो यहाँ पर देख पाओगे कि रशिया की साइड से कुछ स्टेटमेंट आ सकते हैं। तो चीज़ों को बैलेंस कर पाना दोनों कंट्रीज़ के साथ में वो भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि करंट समय पर हमारे लिए रशिया और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। डिस्काउंट में हमें ऑयल वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है। रशिया बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है पिछले कुछ सालों में, ये आपने देखा। तो चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं वो आने वाला समय हमको बताएगा। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आपको पता है जैसा कि आज संडे है, संडे में साइंस एंड टेक का पेज आता है हर संडे को, बट आज का साइंस एंड टेक का पेज भी यार बेकार है, कुछ भी काम का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ काम का मिला है, तो यहाँ पर मिला है मेरे फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन पेज के ऊपर में, जहाँ पे आपको पता होगा कि अब की बार जो बजट आया, बजट के ऊपर हाँ स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, प्लीज़ आप उसको चेक कीजिए। 24 जुलाई का वीडियो अपलोडेड है, जिसमें कई अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत शानदार कमेंट हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बजट के वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। बाकी दोस्तों, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये भी थोड़ा उससे रिलेटेड है। हमने देखा 2024-25 का बजट आया और उस बजट में आपकी बार एग्रीकल्चर के ऊपर भी एक स्पेशल फोकस रखा गया है। और एग्रीकल्चर में दोस्तों हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, आज आपको ये पता चलेगा रियलिटी कि नेचुरल फार्मिंग में चैलेंजेस क्या है, नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, क्या लेसन्स हम कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका ने भी नेचुरल फार्मिंग को अपनाकर अपना पूरा मामला बिगाड़ दिया था, तो वहाँ से भी हमें कुछ सीख लेनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले यार दोस्तों, क्या करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करना कई सारे लोग भूल जाते हैं, यूट्यूब मुझसे खुद मेंशन करता है कि आप वीडियोस में बोल दिया करो, ठीक है। तो वीडियो के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल वाले ऑप्शन पर प्रेस करके रखा करो, क्योंकि ऑल वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करके रखते हैं तो वहाँ पे उससे सारे के सारे नोटिफिकेशन जो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ वो आपके पास में तुरंत पहुँचेंगे। रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है, उसके अलावा आपको पता होगा पोस्ट में मैं रोज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन वगैरह सब आपके पास में पहुँचेंगे, जिससे बहुत हेल्प मिलेगी। और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाएगा नहीं दोस्तों, ये आपको पता है कि कोई फ़ी पेमेंट वगैरह इसके लिए नहीं करना है, लेकिन मुझको सपोर्ट या चैनल को सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। तो बात आती है नेचुरल फार्मिंग की। तो जैसा हमने बोला, एक बड़ा बजट अनाउंस किया गया, करोड़ों फार्मर्स को यहाँ पे बोला जा रहा है आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ फार्मर को हम फोकस करेंगे नेचुरल फार्मिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। देखिए, अब जैसा आपको पता है कि करंट समय पर जो नॉर्मल तरीके से हमारी फार्मिंग होती है, उस खेती को करने के लिए कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे खेती में आपने फसल लगा दी, तो फसल लगाने के बाद में सबसे पहली चीज़ आपको पेस्टिसाइड चाहिए, है ना, कीटनाशक चाहिए ताकि कीड़े ना लगे। दूसरा, यहाँ पर कई सारे प्रकार के जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ होता है, केमिकल्स का यूज़ होता है। और ऐसे दोस्तों कई सारी और भी अनेकों चीज़ों हैं जिनका इस्तेमाल करके फार्मिंग होती है। तो वो जो फार्मिंग है जिसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारी नॉर्मल फार्मिंग है। और नेचुरल फार्मिंग में ये सब चीज़ें हटा दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम नेचुरल फार्मिंग से हटा दें, फार्मिंग से हटा दें, तो हमारी नेचुरल फार्मिंग कहलाएगी। तो कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट यही है कि नेचुरल फार्मिंग इज़ अ केमिकल फ्री फार्मिंग, जिसमें केमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह इन सब चीज़ों का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर कह सकते हैं लोकली अवेलेबल मेथड है, लंबे समय से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जब ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो नेचुरल फार्मिंग ही हुआ करती थी, समझ गए। तो नेचुरल फार्मिंग में हमारी जो मिट्टी की क्वालिटी वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, प्लस फार्मर्स की हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि जब आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो तो जो किसान केमिकल का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर में, उस केमिकल की वजह से उनके बॉडी पे भी असर पड़ता है। और फिर जो सब्जियां उगाई जाएंगी या जो फसल उगाई जाएगी हम तक पहुंचेगी, तो हमारी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। बट ऐसा दोस्तों यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग में नहीं होता। ये तो हमारी मिट्टी के उपजाऊपना को भी बढ़ाता है, हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखता है। और यहीं पर ध्यान रखिए दोस्तों, एक डिबेट सी छिड़ जाती है कि सर बताइए फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तो नेचुरल फार्मिंग ही है। नहीं दोस्तों, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में फ़र्क है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग सिस्टम है जहाँ पे हम अगेन पहले के समय की तरह यहाँ पे फसल उगाते हैं, बट यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो जहरीले फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। तो कहोगे यही तो नेचुरल फार्मिंग में भी है। हाँ, ये चीज़ नेचुरल फार्मिंग में भी है, बट फिर भी दोनों में फ़र्क है। आप दोनों में फ़र्क क्या है वो समझिए दोस्तों, कि हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फार्मिंग। पहला ऑप्शन ये है कि देखिए, नेचुरल फार्मिंग हमेशा फोकस करता है
कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग फोकस करता है ऑर्गेनिक इनपुट्स के इस्तेमाल को। कहोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नेचुरल फार्मिंग में आप कोई भी प्रकार का फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल नहीं करते किसी भी हाल में। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप मिनरल रॉक या कुछ फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो प्लांट से मिल रहे हैं या एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं उन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ये सब कुछ नहीं होता। नेचुरल फार्मिंग केवल और केवल यहाँ पर एनवायरनमेंट के बेसिस पर चलती है, जहाँ पर हम मिट्टी की हेल्थ को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ की बात कर रहे हैं। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में कुछ टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे कुछ प्रकार के केमिकल्स या फिर आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिनको अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, तो वो बस खाली यही फ़र्क है। नेचुरल फार्मिंग किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है हमारे पास में, उसमें कुछ अप्रूव्ड केमिकल्स हैं जो कि इंसानों के लिए सेफ़ हैं, एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ हैं। तो ऐसे वाले केमिकल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर ऐसे केमिकल इस्तेमाल करें तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी, नेचुरल फार्मिंग नहीं कहलाएगी। नेचुरल फार्मिंग केवल और केवल बिल्कुल शुद्ध खेती यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब सवाल यह है कि चलिए नेचुरल फार्मिंग अगर करते हैं तो बढ़िया लग रहा है कॉन्सेप्ट यार, बताइए इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। पहला फ़ायदा एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इस प्रकार के केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो उससे मिट्टी के ऊपर भी असर पड़ता है, मिट्टी की हेल्थ ख़राब होती है, मिट्टी का उपजाऊपना डिक्लाइन होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे हमारी सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी, न्यूट्रिशन उसका लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा, वाटर रिटेंशन अच्छा होगा, अच्छी फसल हमको मिलेगी, है ना। पानी को बचा रहे होंगे, वाटर कंजर्वेशन मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। नेचुरल मेथड में जैसा मल्चिंग जैसा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, मल्चिंग जैसे एक पर्टिकुलर मटेरियल होता है जिससे ढक देते हैं हम अपनी फसलों को, है ना, ताकि उनसे कीड़े वगैरह से बचाया जा सके। या जो पानी का यूजेज है, केवल जब ढक देंगे केवल फसल दिखाई देगी, तो केवल पानी का यूजेज प्रॉपर तरीके से हो सकेगा, तो वाटर का मैनेजमेंट अच्छा होता है। जितनी ज़रूरत होगी खेती को उतना पानी देंगे, जबकि दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में बस पानी छोड़ते रहो खेत में, तो उससे यहाँ पर दोस्तों वाटर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो नेचुरल फार्मिंग इस तरीके से एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को लेकर फोकस करती है। फिर दूसरा एक और फ़ायदा है, पोल्यूशन यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो इससे हमारा सॉइल पोल्यूशन भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सॉइल ख़राब हो रही है और वहीं से पानी बहकर वाटर बॉडीज़ में पहुँच रहा है, वाटर बॉडीज़ हमारी ख़राब हो रही हैं, समझ गए। तो ये कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग के ये सभी फ़ायदे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर केवल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ही नहीं है, उसके अलावा फार्मर्स के लिए भी कई सारे प्रकार के बेनिफिट हैं। जैसे सबसे पहला फ़ायदा नेचुरल फार्मिंग का हो सकता है कि कॉस्ट इसमें कम हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर आपको कोई भी बाहर से इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, तो उसका पैसा तो बच रहा है ना। नेचुरल फार्मिंग केवल और केवल आपके पास वो जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस हैं केवल आप उनका यूज़ कीजिए, तो आप ज़्यादा डिपेंडेंट ही नहीं है किसी एक्सटर्नल केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड के ऊपर में, तो आपका पैसा बचेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फार्मर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि उनको पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ रहा है, बट रिटर्न मिल रहा है। फिर दूसरा बेनिफिट हो सकता है इम्प्रूव्ड फार्म रेजिलियंस। तो नेचुरल फार्मिंग जो टेक्निक्स होती हैं दोस्तों, यहाँ पर ये फार्म सेक्टर को ज़्यादा बढ़िया बना सकती हैं। कभी कभी बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाता है, यहाँ पर सूखा पड़ गया है या बाढ़ आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे लड़ने से मदद करता है, क्योंकि आप कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे। इससे यहाँ पर फार्मिंग की स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, और एट द लास्ट जैसे मैंने आपको बताया फार्मर्स की हेल्थ यहाँ पे प्रमोट हो रही होती है, क्योंकि कोई भी फार्मर इस प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उनसे कोई किसी प्रकार के केमिकल का कांटेक्ट नहीं होगा, तो उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। फिर ये आपने देखा नेचुरल फार्मिंग के फ़ायदे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हो सकते हैं, फार्मर के लिए बेनिफिट्स हैं, अब एट द लास्ट कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिट्स हैं। आप और मैं अगर नेचुरल फार्मिंग से प्रोड्यूस हुए हुए प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे वो फूड बिल्कुल सेफ़ है ना, हमारे लिए सेफ़ है, हेल्दी रहेगा। जैसे आज के समय पर जिस तरीके से केमिकल का इस्तेमाल करके फूड को उगाया जा रहा है, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। उसके अलावा फूड क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी। स्टडीज़ ने यहाँ पर यह बताया है कि नेचुरली जो भी फूड उगाया जाता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिशन लेवल्स होते हैं, तो आपकी हेल्थ को ज़्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ाएगा वो। उसके अलावा हम एक अच्छे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे होंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये सारे के सारे यहाँ पर इसके कंज्यूमर बेनिफिट्स हो गए।
तो क्वेश्चन यही होगा, तो ये तो सब बढ़िया ही है, तो सब लोग नेचुरल फार्मिंग ही क्यों नहीं करते? क्योंकि करोड़ों रुपया तो हम खर्च कर रहे हैं बाहर से खाद परचेज करने के लिए, तो फर्टिलाइजर वगैरह क्यों मंगाना, नेचुरल फार्मिंग करो। ऐसा नहीं कर सकते। यही गलती की थी श्रीलंका ने, आर्टिकल आपने पढ़ा था ना अभी, तो श्रीलंका ने यही गलती की थी, नेचुरल सब कुछ यहाँ पर बैन कर दिया, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, और रातों रात एक रात में ये काम करना सबसे बड़ी गलती थी। एक तरफ तो उनकी महंगाई बहुत आ रही थी, इकॉनमी डाउन हो रही थी, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहा था, कर्जा चढ़ा हुआ था, दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को कंप्लीट तरीके से ऑन कर दिया पूरे देश में कि भाई अब हम यहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केमिकल बैन कर रहे हैं सभी देश से। और बाद में यहाँ पर क्या हुआ, वो नेचुरल फार्मिंग सपोर्ट ही नहीं कर पाई और उनका फूड का प्रोडक्शन भी फिर कम होने लगा। अब क्या हुआ, फूड के क्राइसिस देश में शुरू हो गए, खाने पीने को भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था, उसके प्राइसेस बढ़ गए। फिर यहाँ पे जहाज़ से भर भर के केमिकल भेजे गए, तब उसका यूज़ करके थोड़ा बहुत फार्मिंग को संभाला है। तो नेचुरल फार्मिंग में ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आप सोच रहे हैं कि यही कर लें, तो ये गलत सोच है। क्यों? सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर दोस्तों नेचुरल फार्मिंग में ये भी आता है कि इसका मार्केट बहुत लिमिटेड है। फार्मर्स जो भी प्रैक्टिस करते हैं या इस तरीके की फार्मिंग बहुत कम फार्मर कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो उनको बढ़िया मार्केट मिलता ही नहीं है। अब मार्केट नहीं मिलता तो अच्छा पैसा भी नहीं मिलता। इस चक्कर में ज़्यादातर वो अपने होम कंजम्पशन के लिए, ज़्यादातर वो अपने लिए ही उन प्रोडक्ट को उगा लेते हैं, उनका यूज़ खुद ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई भी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं है, या तो सरकार सर्टिफिकेशन दे कि भैया ये नेचुरल फार्मिंग पे इस पर ज़्यादा बढ़िया प्राइस मिलेगा। आपने कोई सर्टिफिकेशन दे नहीं रखा है तो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग सब बराबर ही है ना। फिर उसके बाद में लोअर इनिशियल यील्ड्स। नेचुरल फार्मिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, शुरुआती कुछ सालों में फसल बहुत कम उगेगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगी। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का एक केस हुआ दोस्तों। एक स्टडी की गई थी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू, और उन्होंने यहाँ पर यह पाया कि जो वहाँ पे पैडी था, जो भी यहाँ पर उन्होंने फसल उगाई, वो 20% कम थी नॉर्मल फार्मिंग के कंपैरिजन में, और वो भी पहले साल में। और ऐसे यहाँ पर चलता रहा 3 सालों तक। तो इससे तो फार्मर्स को नुकसान होगा ना। फार्मर ये सोचेंगे हम नुकसान क्यों करें, इससे अच्छा यहाँ पर हम सीधा कन्वेंशनल फार्मिंग ना करें। ये 3-4 साल, इतने साल तो कब तक वेट करना है ये भी नहीं पता। फिर उसके बाद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। हमारे देश में नेचुरल फार्मिंग को लेकर जो ट्रेनिंग है या इसको लेकर अवेयरनेस है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लोगों के पास में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है कि कैसे इसको बढ़ावा देना है। तो इसको लेकर सरकार को काम करना चाहिए। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश में यही तो केस हुआ कि बहुत सारे सरकारी इनिशिएटिव हैं, और वो सरकारी इनिशिएटिव यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम्स है, नेचुरल फार्मिंग को लेकर ज़्यादा लोगों में जानकारी नहीं है। फिर एक और प्रॉब्लम आती है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। भाई नेचुरल फार्मिंग से जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनकर आएगा, उसकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी बहुत कम है हमारे देश में। ठीक है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। फिर पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट। नेचुरल फार्मिंग से केवल और केवल यहाँ पर नेचुरल मेथड पर चलता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। कई बार फसलें ख़राब भी हो जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो तुरंत यहाँ पर फिर केमिकल का यूज़ करना पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर के एप्पल ग्रोवर्स का, जो सेब की खेती करते हैं, उनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कीड़े लगातार यहाँ पर उनकी नेचुरल फार्मिंग को बर्बाद कर देते हैं। इस चक्कर में फिर बाद में उन्हें कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ जाता है। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं नेचुरल फार्मिंग में। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिरकार कौन कौन से तरीके हैं जिसको हम लेकर चल सकते हैं, जिससे नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा है तो प्रमोट करना बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें नेचुरल फार्मिंग का एक अलग मार्केट क्रिएट करना होगा। सरकार को ऑल्टरनेटिव मार्केट बनाने होंगे जहाँ पे लोगों को नेचुरल फार्मिंग का एक अच्छा वैल्यू मिले, लोगों में अवेयरनेस रहे कि हाँ ये नेचुरल फार्मिंग से उगाया हुआ प्रोडक्ट है। फिर दूसरा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, जहाँ पे सरकार राशन प्रोवाइड करवा रही है, वहाँ पे आप नेचुरल फार्मिंग के थ्रू प्रोड्यूस करे हुए प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो कि हेल्दी होंगे, केमिकल फ्री होंगे। फिर तीसरा यहाँ पर आपको कुछ और मैकेनिज़म्स का यूज़ करना होगा। करेंट समय पर आपके पास में कुछ और, जैसे PACS है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केटिंग फेडरेशंस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ में कोलैबोरेट करना होगा। जितने भी संगठन है जो फार्मर्स या फार्मिंग को लेकर बात कर रहे हैं, तो इनके साथ मिलकर बातचीत करनी होगी। सरकारी स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम है, वहाँ पर आप यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग से उगाए हुए प्रोडक्शन, जितना भी जो फसलें हैं उसका यूज़ कीजिए। इससे यहाँ पर बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी एक बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आपको एक बड़ा मार्केट क्रिएट करना होगा। ठीक है, एक बड़ा मार्केट चेन बनाना होगा जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो इसके कुछ मेजर्स हो सकते हैं।
नाउ अब यहाँ पर आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन नहीं था इस वजह से आज क्वेश्चन दिया गया है, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन ये बोलता है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं ये बताइए भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हुए, प्लस हाउ कैन नेचुरल फार्मिंग बी प्रोमोटेड एंड स्केल्ड अप, कैसे हम इस नेचुरल फार्मिंग को अपने देश में प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर आपने आंसर लिखना है 250 शब्दों में, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो दोस्तों आज संडे की वजह से ये डिस्कशन छोटा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ काम का ज़्यादा था नहीं, जो भी था वो सब निचोड़ के अच्छी तरीके से 360 डिग्री में आपको पढ़ा दिया गया। नाउ अब आते हैं वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वो है विजेज। विजेज का मतलब क्या होता है कि समवंस फेस या फेशियल एक्सप्रेशन, एक व्यक्ति का चेहरा या वो चेहरे से जो एक्सप्रेशन दे रहा है उस चीज़ को भी यहाँ पर हम विजेज बोल सकते हैं। तो विजेज का यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसा डेली लोग कर रहे हैं, अच्छा लगता है जब सभी लोग यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्लीज़ कोशिश किया कीजिए सभी लोग यहाँ पर एक सेंटेंस बनाएं नीचे कमेंट सेक्शन में। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। वोकैबुलरी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके कई सारे वर्ड्स तैयार हो रहे होंगे। तो विजेज वर्ड का यूज़ करके बनाइए एक सेंटेंस। बाकी आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन ये था कि 2 स्टेटमेंट है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में आपको पढ़ाया था, और ये पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस यहाँ पे होते हैं 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। ये पाँचों व्यक्ति आपस में कंसल्ट करके, डिस्कशन करके, बातचीत करके यहाँ पर एक जज को अपॉइंट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो दोस्तों सही है कि यहाँ केवल वही व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है एज अ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट हु आर रेकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ये सही बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आपस में डिस्कशन करके एक जज रेकमेंड कर देगा, लास्ट में राष्ट्रपति साइन करके उसको जज बना देंगे। लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ लोगों के लिए रिजर्वेशन है और उस रिजर्वेशन के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ऐसे रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है ये बता दिया। दूसरा वाला गलत है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं देता किसी कास्ट या क्लास को देखते हुए, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। प्लस जितने भी यहाँ पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो मेरिट बेस्ड होते हैं या सीनियरिटी बेस्ड होते हैं, कौन कितना सीनियर है और या किसकी मेरिट कैसी है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्वालिफिकेशंस, ये कई सारे क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे इन जजेस को अपॉइंट किया जाता है। हाँ, कॉलेजियम सिस्टम का एक रोल होता है कि कंसल्ट करके वो एज अ जज के तौर पर अपॉइंट करें, बट इस तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं नज़र आएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और करते हैं हम लोग अपने इस पर्टिकुलर सेशन को समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी और डेली बेसिस पे ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। कल मंडे है तो कल वापस से यहाँ पर पूरे पावर के साथ में शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए, आज के लिए जो सेशन है वो उसमें बस खाली इतनी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।